आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया है आज की बड़ी खबर का। नेपाल में हर घंटे मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। हजारों लोग लापता है। कौन कहां पर कितना नीचे दबा है किसी को कुछ पता नहीं है। नेपाल की आई तबाही में अब तक 270 शव निकाले जा चुके हैं। नेपाल में 288 भारतीय लापता है। नेपाल में पावर प्रोजेक्ट में लगे 73 भारतीय लापता है। भारत के 200 तीर्थयात्री लापता हैं। साल 2026 की सबसे बड़ी त्रासदी नेपाल में आई। ऐसी तस्वीरें, ऐसी तबाही कभी किसी ने नहीं देखी होगी। नेपाल में इस तबाही की वजह क्या है, इस पर जांच शुरू हो चुकी है। नेपाल में जहां पर फ्लैश फ्लड आया था वहां पर पहले भी तबाही आई थी और तस्वीरें आप देखिए कितनी भयावह है। जैसे ही भोटेकोशी नदी में ऊपर से यानी कि जब ग्लेशियर मेल्ट होता है, जब वहां से बड़ी मात्रा में मलबा पानी इस रिवर में आता है तो किस तरीके से ये तबाही मचाता है। जगह जगह पर जहां पर भी मकान बने थे, होटल बने थे, जहां पर भी गाड़ियां थी, बस थी, हर चीज को अपने साथ बहाता हुआ ले गया। बड़े बड़े पेड़ इसकी चपेट में आ गए और जो ऊपर से मलबा आया था, जो बड़ी मात्रा में था, बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े टुकड़े इस मलबे में आए थे, वो हर जगह फैल गए और पूरा का पूरा वो जगह तबाह हो गई। पूरे के पूरे गांव तबाह हो गए। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे नेपाल के ऊपर पहाड़ से हजारों टन मलबा और पानी आया। दरअसल नेपाल में दुनिया की 99वीं सबसे ऊंची चोटी लांगटांग लेरंग है। ये हम आपको गूगल अर्थ मैप के जरिए बता रहे हैं, जहां पर ये चोटी है जो सबसे ऊंची 99वीं चोटी है, क्योंकि हिमालय रेंज है, बहुत सारे ग्लेशियर्स वहां पर है, बड़ी बड़ी ऊंची चोटियां हैं और उसमें लांगटांग लेरंग है और लांगटांग लेरंग का ही ये छोटे छोटे उसके नीचे हिस्से हैं और इन्हीं से ही मलबा होता हुआ नीचे आया है। वो आपको बताते हैं। दरअसल ये वो हिस्सा है जहां से बड़ा सा ये ग्लेशियर टूटा। ये पूरा ग्लेशियर जब टूटता है तो अपने साथ भारी मात्रा में मलबा, ये आपको दिख छोटा हिस्सा रहा होगा इस मैप में, लेकिन ये छोटा हिस्सा नहीं है बल्कि ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटता है। जैसे ही ग्लेशियर मेल्ट होता है वो नीचे की तरफ आता है, उसका पानी जो नीचे ऑलरेडी लेक्स हैं, हर ग्लेशियर जब मेल्ट होता है तो उसके नीचे आकर लेक्स बन जाती हैं और वही लेक्स की जब उसका कृत्रिम बांध टूट जाता है, जब उसका परमाफ्रोस्ट जिस लेयर से उसको सपोर्ट मिला होता है, जब वो टूटती है तब किस तरीके से आकर यहां से पूरा मलबा आता है। वो पूरा ग्लेशियर का मलबा इस नदी से होते हुए, क्योंकि अलग अलग नदियां अलग अलग ग्लेशियर्स के पास से होकर गुजरती हैं और जब उनमें से निकलता है तो किस तरीके से मलबा आकर निचले इलाकों में आ जाता है। जैसे ही नीचे आता है तो उसकी रफ्तार और होती जाती है। अब ये लांगटांग लेरंग का एक और हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, ये दूसरी तरफ से दिखा रहे हैं, जिस तरफ पूरी की पूरी बर्फ जमी हुई है और दूसरी तरफ ये वाला हिस्सा जहां से ये टूटा है। तो ये वो दो हिस्सों से हम आपको दिखा रहे हैं, दो एंगल से आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये पूरा लांगटांग लेरंग जो सबसे ऊंची 99वीं चोटी है उसका मलबा कैसे निकलता है। ये पहली बार नहीं है जब लांगटांग लेरंग में ऐसी ग्लेशियर टूटने की घटना हुई है। इससे पहले भी हो चुका है। 2015 में भी ऐसी त्रासदी आई थी, तब भी इस तरीके की घटना यहां पर हुई थी और तब भी यहां पर बड़ा हिस्सा इसका टूटकर आकर गिरा था। और ये तस्वीरें हम आपको गूगल अर्थ मैप के जरिए बता रहे हैं। ये लांगटांग लेरंग का वो बड़ा सा हिस्सा है, ग्लेशियर का हिस्सा, क्योंकि यहां पर बर्फ है और जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ता है, तब यहां से बड़ा हिस्सा मेल्ट होता है, उसका बड़ा हिस्सा आकर टूटता है और वो नीचे की तरफ आता है और निचले इलाकों में आकर तबाही मचाता है। सवाल ये कि क्या इसे बचाया जा सकता था, क्योंकि इसमें एक और कंट्रीब्यूशन कहा जा रहा है। जब भूकंप आया, हालांकि वो भूकंप सिर्फ 4 मैग्नीट्यूड का था और उसके बावजूद जब ऐसी घटना हो जाती है तो जाहिर तौर पर कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। अब ये वो पूरा हिस्सा है जो टूटता है, टूटकर नीचे की तरफ आ जाता है, जो नीचे लेक है और इसी पूरे जो प्रकरण होता है इसको ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। यानी कि जब ग्लेशियर की लेक आउटबर्स्ट होती है तब उसमें से जो फ्लड निकलता है, तब उसमें से जो मलबा आता है उसके साथ, तब वो नीचे आकर तबाही मचाता है, जैसा कि हमने नेपाल में देखा। तो ये वो बड़ा हिस्सा है जो गूगल अर्थ मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं। ये इतना बड़ा हिस्सा है, ये आपको शायद देखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि इस ग्लेशियर का नीचे नदी के साथ आता गया और उसके बाद इसने नेपाल के कई हिस्सों में तबाही मचाई। अब आपको एक और तस्वीर के जरिए हम दिखाएंगे कि कैसे, कहां पर इमिग्रेशन सेंटर वो था, जो इस नेपाल इमिग्रेशन सेंटर की तस्वीरें आपने देखी, जहां से सीसीटीवी फुटेज आपने देखा कि किस तरीके से रसुआ जो इलाका है वहां पर जो भोटेकोशी रिवर किस तरीके से अपने साथ मलबा लेकर आती है। ये जो त्रिशूली रिवर है, भोटेकोशी भी इसे कहा जाता है, उसी में आकर ये मिलती है। तो ये नेपाल इमिग्रेशन ऑफिस है। ये देखिए, ये वो पॉइंट है
जो बड़ी सी बिल्डिंग है, 5 से 6 मंजिला वो इमारत है। और जब इस इमारत के सीसीटीवी से जो फुटेज रिकॉर्ड हुई है कि कैसे वो रसुआ नदी में आकर, कैसे वो रसुआ इलाके में भोटेकोशी नदी का पानी आता है और इतनी मात्रा में वो मलबा आ जाता है कि ये पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेता है। ये नेपाल इमिग्रेशन ऑफिस है, ये भी उसकी चपेट में आ जाता है, जिसपे कई भारतीय जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे वो वहां पर मौजूद थे, उनसे संपर्क टूट गया है, उनकी तलाश भी लगातार की जा रही है। और कई यात्री जो वहां पर उस वक्त मौजूद थे, कुछ कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके आए थे, कुछ यात्रा करने के लिए तैयारी में थे, वहां पर जाने वाले थे, वो भी इसी नेपाल इमिग्रेशन ऑफिस में थे। तो ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये पहले की तस्वीर है, त्रासदी से पहले की तस्वीर। वो रिवर है जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में मलबा आया और ये नेपाल इमिग्रेशन का ऑफिस है। तो कितना डिफरेंस है ऊंचाई का भी, ये त्रिशूली रिवर से नेपाल इमिग्रेशन ऑफिस का कितना ऊंचाई का भी डिफरेंस है। और इसके साथ साथ ये पूरा इलाका, पहले नदी कितनी सूखी हुई थी, लेकिन जैसे ही मलबा ऊपर से आता है, भारी मात्रा में आता है, इतनी ज्यादा उसका मोमेंटम होता है कि वो पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेता है। ये हर जगह वो, ये देखिए, वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसके साथ साथ नेपाल इमिग्रेशन ऑफिस है, कई बड़ी मात्रा में यहाँ पर होटल है, मकान है, बसेस थी वहां पर, कई वाहन वहां पर खड़े हुए थे। वो तस्वीरें आपने देखी कि कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ भागते हैं, लेकिन वो सारा का सारा मलबा, वो सारी की सारी त्रासदी लोगों को अपने साथ ले जाती है। और उस जगह पर इस वक्त कुछ नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ गाद और मलबा बचा हुआ है। तो ये रसूवा की वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर नेपाल इमिग्रेशन का वो ऑफिस, जहां से सीसीटीवी से पूरी तस्वीरें कैद हुई हैं कि कैसे ये पूरा मलबा ऊपर के इलाके से आता है और पूरी तबाही इस इलाके में मचाता है। अब आपको और तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से ये होता क्या है। ये दरअसल जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जिसे GLOF कहा जाता है, ये होता कैसे है। दरअसल ये पूरा ग्लेशियर्स का हिस्सा है, जहां पर बर्फ जमी हुई है। पहाड़ों पर जब ऊपरी इलाकों में बर्फ जम जाती है, ग्लेशियर का आकार वो लेते हैं। और यहां पर जैसे जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, यानी कि ग्लेशियर्स की जब बर्फ मेल्ट होती है तो वो ये पूरे इलाके में आकर लेक बना देते हैं। लेकिन वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है और ये पूरी लेक फ्रोजन की तरह हो जाती है, यानी कि बर्फ जमी होती है, लेकिन उसको एक लेयर सपोर्ट कर रही होती है, एक वॉल होती है जिसे हम परमाफ्रोस्ट कहते हैं। और जब ये परमाफ्रोस्ट उसको सपोर्ट कर रही होती है, लेकिन जब ऊपर से और मात्रा में मलबा आता है, पहाड़ टूटता है, ग्लेशियर टूटता है, तो ये परमाफ्रोस्ट भी धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है। और उसके बाद ये जो लेक का पूरा हिस्सा है, ये सीधे सीधे उस नदी में आकर समा जाता है और फिर भारी मात्रा में मलबा इस पूरे इलाके से निकलता है और फिर वो निचले इलाकों में जब जाता है तो उसका मोमेंटम और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी तबाही मचाता है, बल्कि इसके साथ साथ जो पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर आते हैं, जो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े आते हैं, जो बड़े बड़े वहां से इतने बड़े बड़े पत्थरों के साथ ही निकलती है नदी, तब ये जाकर ज्यादा तबाही मचाती है और तब ये निचले इलाकों में और ज्यादा खतरनाक हो जाती है, जैसा कि हमने नेपाल में देखा। तो एक बार फिर से आपको बता दें, ये वो पूरा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये वो पूरा प्रोसीजर है जिसके जरिए ये हुआ है। ग्लेशियर से बर्फ पिघलती है, लेक बन जाती है, परमाफ्रोस्ट जो इसको सपोर्ट कर रही होती है, जब वो सपोर्ट नहीं कर पाती है, जब वो पिघलने लगती है, तो ये पूरा लेक का हिस्सा जो ऊपर से मलबा आता है उसके साथ साथ टूटने लगता है और फिर ये पूरी बर्फ पिघलती है और सीधे सीधे निचले इलाकों में आ जाती है, जैसा कि हमने नेपाल में देखा। हालांकि हिमालयन रेंज पे ऐसी त्रासदी कोई नई नहीं है, हमेशा ऐसा होता आया है, हमेशा हमने देखा है कि इस तरीके की घटनाएं होती हैं, लेकिन ये त्रासदी काफी बड़ी है। खासतौर पर इस साल की 2026 की सबसे बड़ी त्रासदी से माना जा रहा है। ये नेपाल के नुवाकोट जिले की तस्वीरें हैं। तबाही में त्रिशूली बाजार पूरी तरह से तहस नहस हो गया। दुकान, मकान, गाड़ियां सब तिनके की तरह बह गए। नुवाकोट में पूरा इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। मकानों से लेकर दुकानों तक में कई फीट तक मलबा भरा है। घर, दुकान, बैंक, स्कूल और अस्पताल सब मलबे से नीचे दब गए। त्रिशूली नदी के किनारे काफी दूर तक सिर्फ बर्बादी की तस्वीरें दिखाई दे रही। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नुवाकोट इलाके की। जैसे ही वहां से मलबा आता है तो कैसे सारे इलाकों को अपनी चपेट में ले लेता है। हर तरफ से बर्बादी दिखाई दे रही है। बड़ी बड़ी इमारतें, जिनको ये कहा जाता है कि मजबूत इमारतें बना रहे हैं, लेकिन वो इमारतें इस त्रासदी के सामने तिनके की तरह ढह जाती हैं। नुवाकोट में कुछ सेकंड में त्रिशूली बाजार मलबे के ढेर में बदल गया। इसके बाद इंडिया टीवी की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वहां तबाही की कैसी तस्वीरें दिखाई दी, हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद की ये रिपोर्ट देखिए। ये नेपाल के नोवाकोटी का त्रिशूली मार्केट है, पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। जैसे ही तेज बहाव आया उसके बाद किसी को भी मौका नहीं लगा कि वो अपने घर से कोई भी सामान निकाल ले। ये ठीक सामने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है, यहाँ पर करीबन 1 करोड़ के लगभग रुपया होगा और ये इस समय मलबे में तब्दील हो चुका है। स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं
वो जैसे तैसे अपनी जान बचाने की उन्होंने कोशिश की और वो बाहर निकले। उसके बाद ये जो एटीएम है ठीक सामने, एटीएम पूरी तरीके से जो मशीन थी वो पूरा इसी में डैमेज हो गया और इसके अंदर ही था। पीछे की तरफ यहाँ पे जेल था, जेल भी मलबे में तब्दील हो गया। ये जो नवाकोटी का त्रिशूली मार्केट का कनेक्टिंग एरिया है वो वाली साइड है, लेकिन अब धीरे धीरे आप आगे की तरफ आइए। ये तस्वीरें सामने, ये वेटनरी हॉस्पिटल है जो कि जिसकी पूरी मंजिल करीबन 2 मंजिल तक मलबा आया और फिर उसके बाद ये मलबा चारों तरफ से अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ। यहाँ पे करीबन 10 फीट के लगभग अभी भी मलबा है और इसको निकालने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर जो ट्रक था वो जैसे तैसे यहाँ पर गिरा और जो लोग यहाँ पर थे, जिनके घर यहाँ पर थे, उनको मौका नहीं मिला कि वो बाहर निकल सके, जिनकी दुकानें यहाँ पर थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार ठाकुर है। आपकी कहाँ पे शॉप थी और अभी क्या हालत है? जो वहाँ पे जो देख रहे हैं ना आप, हाँ। डूजर है, वहाँ पे भी मेरा दुकान था। अभी अंदर ही है, कोई मालूम नहीं क्या है, नहीं उसमें पूरा भगा कर ले गया है, कुछ नहीं बचा हुआ। कोई पहले से कोई जानकारी थी कि ऐसा? जानकारी नहीं थी पहले से। 5 मिनट पहले खबर आया कि यहाँ पे पानी आने वाला है। बहुत आदमी थे, यहाँ पुल थी नहीं, उसमें लगभग 200 आदमी वीडियो बनाने के लिए बैठे हुए थे। वो भी अंदर मालूम ही नहीं है सब बचा कि नहीं बचा, उसके अंदर ही गया, कुछ मालूम नहीं चला अभी तक। ये ठीक सामने? ठीक सामने यहाँ पे दुकान एक और वो खरों की यहाँ पे संपत्ति थी, सब उसमें गई। किसी का भागने का मौका नहीं मिला तो सामान कहाँ से कोई निकल जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं बैंक है, इसमें अरबों का गोल्ड होगा, इसमें गोल्ड और कैश सब खत्म हो गया। इस जिले का सबसे बड़ा यही था ज्वेलरी बैंक। वहीं दूसरी तरफ इस समय जेसीबी के जरिए मलबा निकाला जा रहा है, लेकिन स्थिति देखिए कि पानी का बहाव इतनी तेज था कि अपने साथ सब कुछ बहाता हुआ ले गया। ये जो शटर है, शटर के अंदर इस समय मलबा है क्योंकि फोर्सफुली वो बहुत ही अंदर की तरफ गया। वहीं दूसरी तरफ इधर से आप देखेंगे तो लोगों के जो घर थे वो घर पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके हैं क्योंकि मलबा आगे है और इस समय काम किया जा रहा है। तो हमें कहा गया है कि हम पीछे की तरफ रहें। ये सामने देखिए जो बिल्डिंग इमारतें हैं, 2 मंजिला 3 मंजिला इमारत है, अब वो मलबे में तब्दील हो गई है और स्ट्रक्चर पूरी तरीके से डैमेज है। इसीलिए स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अब जो नेपाल की गवर्नमेंट है वो इस मलबे को हटा रही है और चारों तरफ इस त्रिशूली मार्केट में जो दुकानें थी, लोगों के घर थे या मार्केट एरिया और उसके साथ साथ जो कनेक्टिंग रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था वो सभी पूरी तरीके से डैमेज हो गया। जान बचाने के लिए लोगों ने बहुत मुश्किल हालात में अपने आप को निकालने की कोशिश की। जैसे तैसे वो निकाल तो लिए, लेकिन स्थिति आपके सामने है। यहाँ पे जो बिल्डिंग बन रही थी वो पूरी तरीके से डैमेज है, उसके साथ साथ जो आसपास का पूरा एरिया है वो डैमेज है। यहाँ पर लोग अपने जो घरों को देखने आए थे वो बेहद परेशान हैं क्योंकि उनको कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिल पाई। 5 मिनट पहले ही उनको पता लगा कि अब यहाँ पर तेज उफान आने वाला है और इसलिए अपनी जान बचाएं। यहाँ सामने की तरफ जो पूरा मार्केट का एरिया था वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है, मलबे में तब्दील हो गया है। ये जो गाड़ी है ये दब गई है और स्थिति इतनी खराब है कि ये जो मलबा आपको सामने दिखाई दे रहा है ये भी करीबन 5 फीट तक होगा और ये बाइक की स्थिति ये आपके सामने है। त्रिशूली मार्केट का एरिया जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यहाँ पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लोगों ने लगातार कोशिश की, लेकिन आप ये देखिए जो ये पूरा का पूरा एरिया है वो बद से बदतर हालत में है। आप अगर आगे की तरफ जाएंगे तो और तस्वीरें दिखाई देंगी। जो दुकानें हैं उसके अंदर मलबा घुसा हुआ है, करीबन 10 फीट से ज़्यादा मलबा है। अभी भी जो त्रिशूली नदी है उसका तेज बहाव सामने दिखाई दे रहा है। इस पूरे एरिया में 2 पुल थे जो कि पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं और स्थिति ऐसी है कि इस समय भी अभी तक ये जानकारी प्रॉपर नहीं है कि कितने लोग मिसिंग हैं, वो कहाँ हैं और इसीलिए इस समय नेपाल एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि सबकी सटीक जानकारी जुटाई जा सके। नुवाकोट के त्रिशूली बाजार में सड़क पर करीब 10 फीट तक मलबा भरा हुआ है। नेपाल आर्मी और प्रशासन के 20 हेलीकॉप्टर राहत और बचाव में लगे हुए हैं। इंडिया टीवी की टीम को स्थानीय लोगों ने बताया कि जैसे ही उनको इसके बारे में बताया गया उसके कुछ ही मिनट बाद तबाही शुरू हो गई। हम इस समय नुवाकोट में हैं। यहाँ पर जमीन में तो रेस्क्यू किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है, तो वहीं आसमान में हेलीकॉप्टर के जरिए जो अलग अलग एरियाज हैं वहां से लोगों को राहत पहुंचाने का काम लगातार जारी है। यहाँ पर चारों तरफ इस समय जो दुकानें थी, जो त्रिशूली मार्केट था वो मलबे में तब्दील हो चुका है।
चारों तरफ करीबन 10 से 15 फीट ऊंचा मलबा है जिसे हटाने के लिए इस समय काम किया जा रहा है, लेकिन मार्केट के नाम पर अब यहां पर कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि आगे जाते हुए ये मिट्टी और दलदली है। वो देखिए, पहली दुकान जो सीधा हिट की, क्योंकि यहीं पर वो ब्रिज था जो तस्वीरों में दिखाई दिया, और वो ब्रिज टकराते हुए फिर उसके बाद जैसे ही वो टूटा, नदी का फैलाव, त्रिशूली नदी का फैलाव चारों तरफ हुआ और पूरा मलबा फैलता हुआ चला गया। जो लोग अपने घरों से महज 5 से 10 मिनट के अंदर निकले थे, उन्होंने बहुत मुश्किल हालात में अपनी जान बचाई। दूसरा घर जो पूरी तरीके से इस समय मलबे में तब्दील हो चुका है, खंडर बन चुका है, क्योंकि मलबा और साथ में जो नदी का उफान था बहुत ही ऊंचा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीबन 15 से 20 फीट ऊंचाई पर ये नदी का उफान था। तीसरा घर जो यहाँ के लोग हैं, घर के लोग हैं, वो अपने घरों को देखने आए हैं, लेकिन स्थिति देखिए कि मलबे के ऊपर से ही उनको अपने घरों की तरफ जाना पड़ रहा है ताकि देख लें कि घर में क्या बचा है। स्थिति बहुत ही खराब है। वहीं दूसरी तरफ इधर चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, एक साथ यहाँ पे करीबन 20 से 25 घर थे जो पूरी तरीके से इस उफान के चपेट में आए। उसके बाद ये वेटनरी हॉस्पिटल, ये एग्रीकल्चर बैंक है जहाँ पे करीबन करोड़ों की संख्या में जो करोड़ों कैश था वो पूरी तरीके से वाइप आउट हो गया। एटीएम पूरी तरह से खत्म हो गया। ये पूरा जो मार्केट था, यहाँ पे कई सारे लोग हैं जिनकी दुकानें थी, वो यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा। क्या नाम है आपका? तुफैल मंसूरी। यहाँ पर आपकी दुकान है? यहाँ पे, वहाँ पे थी, वहाँ पे आगे, वहाँ पूरा डारा ही खत्म हो चुकी है। कहाँ पे, थोड़ा बताइए। वहाँ सामने जो डारा है, वहाँ उस डारे के अंदर मेरी दुकान थी। हाँ। पूरी जो है ना खत्म हो गई, बाइक से सब खत्म हो गया। आपको कोई पहले जानकारी मिली थी कि ये होगा या इस तरीके इस तरह का कोई जानकारी नहीं, अचानक इस तरीके से जो है ना ये जो है। हाँ। कोई जानकारी इस तरह पहले से कोई अगर जानकारी होती तो अपने से सुरक्षित भी हो सकते थे, लेकिन कुछ तरह इस तरह का जानकारी नहीं मिली हुई थी। टाइम रहते हुए कुछ बताया था किसी ने? टाइम रहते हुए भी कोई खास इस तरीके से नहीं, इस तरह ऐलान हुआ जो है ना प्रहरी की तरफ से, उसके बाद जो है ना उसके फौरन बाद आ गया, अचानक जो है ना कैप्चर कर लिया। क्या हालत थी उस समय? ऐसा उस समय देखते हैं तो उस समय तो ऐसा बहुत दर्दनाक जो है ना ऐसा हालत थी, जो है ना समझिए अपने बच्चों को भी भूल जाना, इस तरह हालत हो गई थी। अब दोबारा से इसी हालत में आने में कितना टाइम लग जाएगा आपको, क्या लगता है? अब देखिए, अब कुछ तो समय लगेगा, क्या है कि जो है ना समझिए पूरे बलुआ है, पूरे जो है ना निस्बत नाबूद कर दिया मकान सकान। अब जो है ना फिर ये स्थिति में दोबारा आने में कोई समय लग सकता है। सर क्या नाम है आपका? अपना नाम थीर बहादुर खड़का। थीर बहादुर जी, किस तरीके से आप लोगों को देख रहे हैं, मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग सभी लोग? हम अभी नेपाल स्काउट से आया मोबिलाइज के लिए, अब हम रास्ता देख रहे हैं आगे जाने के लिए। एक तरफ जहां नेपाल आर्मी रेस्क्यू इवैक्यूएशन में लगी है, करीबन 20 से ज्यादा जो हेलीकॉप्टर्स हैं नेपाल आर्मी के साथ में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, वो लगातार काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑन ग्राउंड फुट सोल्जर्स के तौर पर लोगों को रसद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर है, क्योंकि इन्हीं हेलीकॉप्टरों के जरिए लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। अभी जो संख्या है वो करीबन 175 से ज्यादा कैजुअल्टीज की है और 800 के लगभग अभी भी मिसिंग है, जिनकी कोई जानकारी नहीं मिली। क्योंकि ये ट्रैक भी है, तो जहां पर यात्री यानी चाहे भारतीय हो या फिर उसके अलावा ब्रिटिश नेशनल, यूएस नेशनल जहां पे थे, उन सबको ढूंढने की लगातार कोशिश की जा रही है। नुवाकोट के त्रिशूली बाजार में तबाही के बाद नदी पर बने ब्रिज बह गया, जिसके चलते नदी के दोनों ओर टापू जैसे हालात बन गए हैं। जैसे ही सैकड़ों लोग नदी के इस पार फंस गए हैं और जो अब रास्ता नहीं होने के चलते अपने घर तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, लोग वहीं पर फंसे हुए हैं। त्रिशूली नदी के दोनों तरफ अब टापू नुमा बन चुका है। जो यहाँ के लोग हैं वो अपने घरों में यानी ठीक सामने नहीं जा सकते। अगर उनको जाना है तो उसके लिए या तो हेलीकॉप्टर की मदद लेनी होगी, क्योंकि इस नदी का तेज बहाव आपके सामने है। और इसी वजह से जब तेज बहाव आया, तो जब ग्लेशियर और क्लाउड बर्स्ट हुआ या फ्लैश फ्लड आया, तो उसके साथ साथ ये अपने साथ मलबा लेकर आया। और यही मलबा जो नेपाल और चीन का बॉर्डर है, ठीक वहां से क्रॉस करते हुए जितने भी ब्रिजेस हैं, साथ में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, डैम से, उन सबको पूरी तरह से ध्वस्त किया और फिर जाकर इन रिहायशी एरियाज में लगातार इसने इम्पैक्ट दिखाया। सामने जो 3 मंजिला इमारत दिख रही है वो पूरी तरीके से एक तरीके से जमींदोज हो गई है। ये वो लोग हैं जो अपने घरों से
करीबन 200 मीटर की दूरी पर हैं, लेकिन इस 200 मीटर को पार करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। ये जो सामने हैं वो अब जा नहीं पाएंगे क्योंकि रोड पूरा कट चुका है। क्या नाम है आपका? अभी मेरा इंद्र कुमार है। इंद्र कुमार अभी नहीं है, अभी यहाँ पर नहीं, उधर से एक छोटा रास्ता है, हाँ वहाँ दाहिने बोला है, थोड़ा रास्ता उधर से जाना पड़ेगा, घूम के जाना पड़ेगा, गाड़ी भी जाएगा और मोटरसाइकिल भी जाएगा बोल रहे हैं। अब बीच में वो फिर वो रास्ता वो बाड़ी आकर फिर वो रास्ता नहीं लगा तो होगा, लेकिन हमको तो मालूम नहीं, हम नहीं गए ऊपर, वहाँ दाहिने का है रास्ता था ऊपर से। ये लोग जा पा रहे हैं उस तरफ जो यहाँ पर फंसे? अभी वहाँ भैया ने कहा है इधर रास्ता नहीं है, इधर तो इधर पे नहीं है, उधर से जाना पड़ेगा, ऊपर से उधर जाने रास्ता तो नहीं है, सब कट गया, जाने का रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं, कट गया नदी से, कट गया कट गया, अब इधर से जाना पड़ेगा। दिक्कत इसी बात की है कि वो अपने घरों तक पहुंचे कैसे, और इसीलिए अब लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि इन सभी लोगों को रिलीफ पहुंचाया जा सके। नेपाल के नुवाकोट जिले में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। घरों की छतों पर फंसे लोगों को रस्सी की मदद से बचाकर बाहर निकाला जा रहा है। नुवाकोट के साथ ही रसुआ में लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन हेलीकॉप्टर्स के जरिए किया जा रहा है, और प्रशासन के सामने भी यही चैलेंज है कि तबाही कई जगह पर हुई है और जो लोग भी घर की छतों पर फंसे हुए हैं उनको कैसे भी करके रेस्क्यू किया जा सके। नेपाल में तबाही के बाद भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है और भारत की ओर से 2 बार में 47.5 टन मदद नेपाल को भेजी गई है। इनमें जरूरी दवाइयां और खाद्य पैकेट शामिल है। आज भारतीय वायुसेना के विमान से भेजी गई दूसरी खेप में 37.5 टन राहत सामग्री नेपाल को भेजी गई है। इससे पहले कल भी भारत ने C-130J विमान से 10 टन राहत सामग्री और जरूरी दवाइयों की पहली खेप काठमांडू भेजी थी। तो भारत ने किस तरीके से पड़ोसी मुल्क होने का फर्ज निभाया है, वो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। कितनी बड़ी मात्रा में नेपाल को मदद भेजी जा रही है। नेपाल चीन बॉर्डर से लेकर रसुआ तक लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर सबसे पहले उन्हें मेडिकल हेल्प दी जा रही है। इस समय नेपाल चाइना बॉर्डर से लेकर अलग अलग जगह, चाहे उसमें भुटबेसी या फिर रसुआ हो, वहां से इवैक्यूएट करके सभी को लाया जा रहा है और उनको फर्स्ट एड दिया जा रहा है। ये वो टूरिस्ट भी हैं जो कि अलग अलग जगहों पर गए थे और इस समय नेपाली आर्मी का जो हेप्टर है उसके जरिए उनको लाया गया है और फर्स्ट एड दिया जा रहा है। ठीक सामने महिलाएं, बुजुर्ग सब इसमें शामिल हैं जो कि नेपाल चाइना बॉर्डर पर थे और उसके बाद उनको इवैक्यूएट करवाया गया है। गिरियोंग जगह पे जैसे ही फ्लैश फ्लड आया उसके तुरंत बाद ही वो उफान तिरमू जो कि नेपाल चाइना का बॉर्डर है वहां से टकराते हुए 2 अलग अलग जगह, भुटबेसी नदी उसके अलावा त्रिशूली नदी, इसमें तेज उफान के साथ मलबा आया और फिर उसके बाद अपने साथ सब कुछ बहा के ले गया। ब्रिजेस, उसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन यानी डैम्स, उसके साथ साथ जो बाकी लोगों की रिहाइश थी इस समय मलबे में तब्दील हो गई है। नेपाल के आंकड़े के मुताबिक करीबन 175 से ज्यादा कैजुअलिटीज हैं और करीबन 1000 से ज्यादा लोग अभी भी मिसिंग हैं जिनका लगातार पता लगाया जा रहा है। और इसीलिए इस समय जो लोग आए हैं जिनको इवैक्यूएट किया गया है उनको एक एक करके फर्स्ट एड दिया जा रहा है और यहाँ पे नेपाल आर्मी का पूरा डिप्लॉयमेंट है ताकि रेस्क्यू के काम के लिए और जो रिलीफ के काम के लिए लगातार कोशिश की जाए। वहीं भारत की तरफ से भी C-130J हरकुलिस और C-17 ग्लोबमास्टर के जरिए भारतीय वायुसेना के जरिए भारत सरकार ने रसद भेजी है। एनडीआरएफ की टीम स्टैंड बाय पर है, अगर जरूरत पड़े तो वो भी यहाँ पर आकर इस मैत्री की समय में यानी इस क्राइसिस की कंडीशन में जो मैत्री है उसका हाथ बटाते हुए नेपाल के लोगों को राहत पहुंचाने में काम करेंगे। और अब आपको नेपाल में आई तबाही की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। ग्लेशियर टूटने से नेपाल में आई अचानक आए फ्लैश फ्लड में एक विशाल काय पत्थर और भारी मलबा नदी के तेज बहाव में बहता नजर आया। ये पत्थर करीब 20 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा है। नदी के सैलाब में बहते हुए इस विशाल पत्थर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके आगे आने वाली चीजों को इसने कैसे तबाह कर दिया होगा। और जो तस्वीरें हमने आपको कुछ वक्त पहले दिखाई थी कि कैसे पहाड़ का बड़ा बड़ा मलबा और बड़े बड़े पत्थर इस तरीके से नदी के साथ बहते हुए हैं जिसने आकर भारी तबाही मचाई। नेपाल में केदारनाथ जैसी तबाही है। बड़े बड़े चट्टान सैलाब में तिनके की तरह बह गए। भारी भरकम चट्टान पत्ते की तरह बह रहा है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि तबाही कितनी भयानक रही होगी। कुदरत के आगे सब बेबस थे।
तो ये तस्वीरें उसको बयां करती हैं कि कैसे जब बड़ा बड़ा मलबा ऊपर से ग्लेशियर से पिघल कर आता है, टूट कर आता है, तो किस तरीके से निचले इलाकों में, क्योंकि मोमेंटम ज्यादा हो जाता है, स्पीड ज्यादा हो जाती है, जिसके चलते तबाही और ज्यादा होती है। दिल दहला देने वाला ये वीडियो नेपाल के रसुआ जिले का, जहां अचानक आए विनाशकारी फ्लैश फ्लड से हाहाकार मच गया। वहां काम कर रहे मजदूर जान बचाकर भागते नजर आए। सभी मजदूर पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, ऊपरी हिस्से में चले गए और हेलीकॉप्टर से मजदूरों का रेस्क्यू किया। कुछ सेकंड की और देरी करते तो ये उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। तो इस वीडियो में देखिए कि कैसे जब मजदूरों ने जैसे ही उस तबाही को आते हुए अपने करीब देखा, वो सीधे ऊपरी इलाकों में चले गए ताकि वो अपनी जान बचा पाए। तिब्बत से आए फ्लड फ्लैश ने नेपाल को तहस नहस कर दिया। चीन के त्रिशूली और भोटेकोशी से होते हुए फ्लड फ्लैश नेपाल के रसुआ पहुंचा और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। इसके बाद जो तबाही आई वो आपने देखी है। बता दें कि भोटेकोशी और त्रिशूली ये दोनों नदियां चीन के तिब्बत से निकलती हैं और नेपाल से होते हुए ये भारत में प्रवेश करती हैं, जहां इन्हें मुख्य रूप से गंडक और कोसी नदी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं नदियों से फ्लड फ्लैश नेपाल पहुंचा था। नेपाल में जहां पूरा शहर बसा था, आज वहां सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। हजारों मकान थे, वहां अब सिर्फ गिनती के मकान दिख रहे हैं। तबाही का ऐसा मंजर नेपाल ने पहले कभी नहीं देखा था। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको मलबा नजर आएगा। कई कई मंजिला के घर हैं, लेकिन वो भी किस तरीके से उनकी दूसरी तीसरी मंजिल तक मलबा भर चुका है, वो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। नेपाल के देवीधाम में तबाही के 24 घंटे के बाद भी करीब 10 से 15 फीट तक मलबा भरा हुआ है, जिसे हटाने के लिए प्रशासन की टीम जुटी हुई है। देवीधाम में मौजूद घरों और दुकानों के अंदर के साथ ही छतों पर भी मलबा और पत्थर और लकड़ियां तक पहुंच गई हैं। हम इस समय देवी धाम में हैं। इस जगह का पौराणिक महत्व है और लोगों की आस्था यहां पर बेहद ज्यादा है, लेकिन जैसे ही फ्लैश फ्लड आया, उसने अपनी चपेट में इस पूरे देवी धाम को ले लिया। मंदिर, उसके अलावा मार्केट, रेसिडेंशियल एरिया सब इस समय वीरान हो चुके हैं और मलबे के तौर पर यहां पर करीबन 10 से 15 फीट तक का मलबा है, जिसको हटाने का काम इस समय किया जा रहा है। सामने की इमारतें हैं, जो कि ये मार्केट था, अब ये मार्केट पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। मार्केट के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है और यही लगातार अब कोशिश की जा रही है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाया जाए। लेकिन इस समय हम आपको सीधा देवी धाम की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर पूरा रिहायशी एरिया था, नीचे की जो सतह है वो हट चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। जहां पर हम मौजूद हैं यहाँ पर भी 1 फीट कीचड़ था और जैसे ही अंदर जाएंगे तो ये और दबता हुआ नजर आएगा। सामने दुकानें हैं, उसके अंदर मलबा है, घर पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ चाहे मेडिसिन स्टोर्स हो या लोगों के घर हो या फिर मंदिर का प्रांगण, सब जगह जैसे जो जिस अवस्था में था उसी अवस्था में वहां से भागने पर मजबूर हो गया, क्योंकि महज कुछ मिनट पहले ये जानकारी मिली कि अब यहां पर मलबा आने वाला है, जो चाइना के शिनजियांग प्रोविंस के गिरियोन एरिया से जो फ्लैश फ्लड आया है वो नेपाल चाइना बॉर्डर को होते हुए क्रॉस करते हुए सीधा अंदर आएगा। और ये देखिए सामने तस्वीर, सीधा ये आकर यहां पर हिट किया और जैसे हिट किया उसका असर देखने को मिला। जो पूरी इमारतें थी वो तहस नहस हो गई। लोगों के आशियाने जो बहुत मेहनत से उन्होंने बनाए थे सब खत्म हो गए। सामने एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, ये पांचों घर एक साथ जमींदोज जैसी स्थिति में हो गए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। ये जो दुकानें थी हार्डवेयर की, क्योंकि ये एक पूरी मार्केट है, वो पूरी की पूरी मार्केट इस समय कीचड़ और मलबे में है। यहाँ तक कि करीबन 10 से 15 फीट तक का मलबा है। वहीं दूसरी तरफ ये पूरा जो एरिया है अब यहाँ पर रोक दिया गया है किसी के भी आवाजाही की। सामने जो घर दिख रहा है उस घर के ऊपर जो फ्लैश फ्लड में आया हुआ लक्कड़, साथ में जो मलबा था वो सब ऊपर की सतह पर है, यानी 20 फीट की ऊंचाई पर वो जो पूरा फ्लैश फ्लड था वो पहुंचा और फिर उसके बाद लोग यहां से भागने पर मजबूर हो गए, क्योंकि और कोई उनके पास चारा नहीं था। दूसरी तरफ
यहाँ पर ये जो घर हैं साथ में जैसे जो जैसी अवस्था में था वो वैसे वहां से निकला और फिर उसके बाद ये इधर भी सिचुएशन ऐसी थी। अब आप यहाँ सामने तस्वीरें देखिए, ये जो दुकानें हैं, लोगों के रिहायशी एरियाज हैं, घर बने हुए हैं, लोग जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में अपने घरों को छोड़कर यहां से निकलने के लिए मजबूर हो गए क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। सामने अपने घरों को अब साफ करने की कवायद लगी है, जो बच गया है उसको ढूंढा जा रहा है, देखा जा रहा है कि क्या सामान अब रह गया है इस घर में, क्योंकि सब कुछ तहस नहस हो चुका है। इसके बीच में नदी है और नदी के दूसरे तरफ जब तेज प्रवाह के साथ ये पूरा मलबा आया, पानी आया, तो अपने साथ सब कुछ बहा के ले गया। चारों तरफ इस समय दिखाई देगा वो मलबे के बाद की तस्वीर जिसे देखकर भय होता है कि ये जो इस समय नेचर है, यानी जो इस समय ये आपदा समझ लीजिए, इसके बाद की जो तस्वीर है वो लोगों के घरों के जो आशियाने बने हुए थे उनको पूरी तरह से खंडर होते हुए ये तस्वीर दिखाई देती है। ये दो महिलाएं हैं, अपनी दुकान के बाहर खड़ी हैं, इंतजार कर रही हैं देखने का। मैम क्या नाम है आपका? सुभद्रा घिमिरे। अब ये दुकान आप ही की है? घिमिरे हार्डवेयर। क्या हुआ, कैसे बड़ी मुश्किल से निकले होंगे? बड़ी मुश्किल से निक्ले। एक सटर लगाया था, दोस्रो सटर दुईटा सटर निकाल्ने बेलामा अनि पानी आइहाल्यो क्या, चाबी लाउन नै भ्याएन। किसी ने बताया था पहले कि ऐसा हो सकता है? 10 मिनट पहले बताया था, लेकिन हमने वो बिलीव नहीं किया था ना, इसीलिए फंस गए। आपका क्या नाम है? पैसा था मेरे यशोदारी माल। आपकी कौन सी दुकान है और कहाँ पे? सब मलबे में तब्दील हो गया, पूरा मलबा हो गया तो सब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2-3 करोड़ का सामान था, कुछ भी नहीं है। ऐसी त्रासदी पहले कभी देखी आपने? ये जो पूरा देवी घाट है ये तो पवित्र जगह है, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ खंडर व्यवहार दिख रहा है आपको। अब क्या करें, वो हमारा तो नहीं है, वो परमात्मा का शक्ति है, वो क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर दुकानों के शटर को हटाकर देखा जा रहा है कि अंदर क्या है। पीछे की तरफ जो घर हैं वो पूरी तरह से अब खंडर में तब्दील हो गए हैं। उन्हें दोबारा से बनाना, दोबारा से तैयार करना एक बेहद बड़ी चुनौती होगी। और यही देवी घाट का वो एरिया है जो कि आस्था का प्रतीक है, लेकिन इस समय मलबे ने चारों तरफ इमारतों को खंडर कर दिया है। सोचिए, लोगों को 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले पता चलता है कि ऐसी त्रासदी आने वाली है, लोग कैसे अपनी जान बचाकर वहां से निकले हैं, लेकिन जो भी दुकानें, मकान, वो तो तबाह हो ही गए। और आपको बता दें कि जिस देवी धाम से रिपोर्ट आपने मनीष प्रसाद की देखी, उसका महत्व नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर जितना ही है, लेकिन नेपाल में आई इस तबाही के बाद मंदिर के प्रांगण में मलबा और पत्थर भरे हुए हैं। जैसे नेपाल में पशुपतिनाथ जी के मंदिर का महत्व है, ठीक उसी तरीके से देवी धाम का भी बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर लोगों की आस्था है, पौराणिक मंदिर है, लेकिन इस समय मलबे की चपेट में है। चारों तरफ यहाँ पर मलबा है। हालांकि साफ सफाई का काम किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति ये है कि 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है। और यहाँ पर देखिए कि करीबन 5 से 6 फीट ये मलबा है। जो घंटी है वो पूरी तरीके से आधे से ज्यादा मलबे के अंदर है। जो मेन गेट है वो पूरी तरीके से लक्कड़, जो तेज उफान के साथ बाकी सामग्री आई, उन सब से ढका हुआ है। वहीं दूसरी तरफ उफान इतना तेज था कि अपने साथ जो यहाँ पे स्ट्रक्चर था उसको पूरी तरह से तबाह किया, तोड़ दिया। साथ में ये जो मंदिर का एक और एक्सटेंशन है यहाँ पर हुआ, और उसके साथ साथ जो इधर की तरफ जो ये ट्रैक्टर है, ये इसकी स्थिति देख लीजिए। जो दुकान है उसकी स्थिति, सामने आश्रम है, वो आश्रम का जो नीचे का फ्लोर है वो पूरी तरह से तबाह हो गया है एक तरीके से मलबे की वजह से। यहाँ पर जो मंदिर का प्रांगण है उसकी स्थिति आपके सामने है। उसके अलावा जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, दुकानें थी, बाजार था, वो सब कुछ अब खत्म हो चुका है। एक बार फिर से नेपाल को दोबारा से इसी पटरी पर आने के लिए लंबा समय लगेगा और इस समय नेपाल को सबसे ज्यादा प्रार्थना और मदद की जरूरत है। नेपाल में बीते दिन आई विनाशकारी बाढ़ के बाद ग्लेशियल झीलों से जुड़े खतरे ने चिंता बढ़ा दी है। वैज्ञानिक के आंकलन में 47 ग्लेशियल झीलों को संभावित रूप से खतरनाक बताया गया है, जिसमें 21 नेपाल में और 25 तिब्बत में हैं। अब आपको बताते हैं कि कितने इस वक्त नेपाल को खतरा है और कैसे कैसे कौन कौन सी झीलें, कितनी संख्या में ये झीलें हैं जो खतरनाक है। वो लगभग 27 ग्लेशियल झील हैं, जिसमें से 21 नेपाल में है, 21 नेपाल में है और इसके साथ साथ 25 तिब्बत में। और यही वजह है कि नेपाल लगातार खतरे के कगार पर रहता है। नेपाल में आमतौर पर ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन ये घटना बहुत ज्यादा खतरनाक थी।
और नेपाल में इतना विनाशकारी सैलाब कैसे आया, इसको लेकर अलग अलग थ्योरीज भी सामने आ रही हैं। लेकिन अब यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि ग्लेशियर फटने के कारण पहले तिब्बत में सैलाब आया, उसके बाद उफनाई जो नदी है वो किस तरीके से नेपाल की तरफ आती है। तो जो पहली थ्योरी है उसमें यह कहा गया कि भोटेकोशी की सहायक नदी लैंडे में बहाव रुका। उसकी दूसरी थ्योरी है कि भूकंप के बाद वहां पर बर्फीला तूफान वो शुरू हुआ। और जो तीसरी थ्योरी है उसमें यह कहा गया कि झील फटने के बाद वहां पर महातबाही शुरू हुई। तो ये अलग अलग थ्योरीज लगाई जा रही हैं। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि तिब्बत में जो बर्फीले तूफान है आया है उसका कारण दरअसल 5.2 की तीव्रता का भूकंप था। और बार बार यह कहा जा रहा है कि जब भूकंप आया उसके बाद किस तरीके से तबाही शुरू हुई है, जिसको लेकर अलग अलग थ्योरीज सामने आ रही हैं। तिब्बत में बर्फ ने एक तरह से बम बनाकर तबाही मचाई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि तिब्बत में 2000 फीट चौड़े ग्लेशियर का हिस्सा टूटने से ही इस तबाही की शुरुआत हुई। दरअसल ये किस तरीके से हुआ, तिब्बत में जो 2000 फीट चौड़ा ग्लेशियर था उसका पहले हिस्सा टूटता है। 17,000 फीट की ऊंचाई से ये नीचे गिरता है ये ग्लेशियर का बर्फ, क्योंकि जिस पीक से ये टूटकर गिरा उसकी लगभग जो ऊंचाई है वो लगभग 17,000 फीट है। तो वहीं कनाडा की कैलगरी यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट ने यह दावा किया कि बर्फ का टुकड़ा 4000 फीट नीचे गिरकर तिब्बत के लैंडे नदी में पहुंचा है, जिससे वहां पर बम विस्फोट हुआ। जब बर्फ का टुकड़ा गिरता है, क्योंकि इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा आकर गिरेगा तो जाहिर तौर पर नीचे एक विस्फोट जैसी ही आवाज आएगी, विस्फोट जैसी तबाही होगी। और उसी ने आगे आकर इस तरीके की तबाही नेपाल में मचाई है। नेपाल में तबाही मचाने के बाद ये सैलाब का पानी आगे बढ़ता है। भारत में भी नुकसान होने की आशंका है, इसलिए बिहार और यूपी की सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कल रात बिहार के वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए और इसका असर आज भी दिख रहा है। गंडक नदी में आज पानी का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। वाल्मीकि नगर बैराज से आज सुबह लगभग 1.04 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। तो जिस तरीके से यूपी और बिहार की तरफ ये पानी भर रहा है, अब वहां पर अलर्ट है। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज के आसपास के इलाकों का हवाई सर्वे करके हालात का जायजा लिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार पूरी तरह अलर्ट है और हालात सामान्य हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप हवाई सर्वे की देख रहे हैं, जहां पर बिहार के सीएम सम्राट चौधरी किस तरीके से हवाई सर्वे कर रहे हैं। खासतौर पर वाल्मीकि नगर का वो इलाका जो गंडक नदी है, जहां पर 36 गेट खोले गए हैं बैराज के, वहां पर किस तरीके से हालात हैं। हालांकि क्योंकि गेट्स खोल दिए गए, जिसके कारण पानी का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। तरह तो अभी तक तो जो स्थिति है अब समान हो रहा है। इंद्र भगवान की कृपा रहेगी तो एकदम सामान्य रहेगा। बिहार के वाल्मीकि नगर में गंडक नदी पर जो बैराज बना है, वहां नेपाल की तरफ से अब तक 1.5 लाख क्यूसेक पानी आ गया। अगर 3 लाख क्यूसेक पानी आया तो वो सैलाब का सबब बन सकता है। नेपाल से जो पानी बिहार की तरफ आ रहा है उसमें उतार चढ़ाव जारी है। कल रात 1.5 लाख क्यूसेक पानी आया, सुबह 92,000 और अभी फिर बढ़कर 1 लाख के आसपास हो गया है। और यहाँ पर आप देखिए जो पानी का बहाव आपको नजर आ रहा है, यहाँ एक मार्किंग बनी हुई है जो वाटर लेवल को बताता है। सबसे ऊपर के हिस्से में जो 365 जहाँ लिखा हुआ है वो नदी की पूरी क्षमता है, यानी उसके आसपास यदि वाटर लेवल हो तब ऐसी स्थिति चिंताजनक हो सकती है बिहार के आसपास के इलाकों के लिए। अन्यथा अभी जो वाटर लेवल है वो काफ़ी नीचे है, तो ये एक बड़ी राहत की बात है। और यहाँ कैमरे के ज़रिए भी मॉनिटरिंग अब होती है, ऐसे में बिल्कुल सटीक जानकारी जो वो मिलती है। यहाँ भी देखिए एक कैमरा वहाँ लगा हुआ है और ये कंट्रोल रूम को सीधे बताता है कि पानी का जो बहाव है वो कितना है। और यदि हम इस बराज की बात करें तो ये बराज लगभग 8 लाख क्यूसेक पानी तक को बर्दाश्त कर सकता है, यानी उस समय की स्थिति तक जो बराज का गेट है वो सुरक्षित रहेगा। और यदि हम बाढ़ के हालात की बात करें तो 3 लाख क्यूसेक पानी से ज़्यादा होने की स्थिति में ही जो यहाँ से सटे हुए बिहार के ज़िले हैं वहाँ पर बाढ़ का जो फैलाव है, पानी का जो फैलाव है वो आसपास के गाँवों में हो सकता है। तो अभी की जो स्थिति है उस पर लगातार नज़र रखी जा रही है। और जहाँ जहाँ जो लेवल बने हुए हैं, यहाँ भी देखिए एक लेवल यहाँ भी है 365, 364, इस तरह से जो नीचे आपको जाता हुआ दिख रहा है। ये ऊपर यदि पानी का और बहाव होगा तो जाहिर है ये लेवल और भी ऊपर जाएगा, लेकिन अभी की स्थिति अच्छी मानी जा रही है। यहाँ देखिए कैमरे भी लगे हुए हैं, CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, तो पूरी नज़र रखी जा रही है। प्रशासन चौकस है, अलर्ट है। और ये देखा जा रहा है कि आज
दिन भर जो पानी का बहाव है वो कैसा रहता है। वही हमारे संवाददाता नीतीश चंद्रा ने जब वाल्मीकि नगर बैराज के पास मौजूद लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि नेपाल से गाड़ियां और घर का सामान बहकर आ रहे हैं। वाल्मीकि नगर बैराज के पास जहां नेपाल का पानी बिहार की तरफ आ रहा है, वहां पर काफ़ी संख्या में लड़के यहां पहुंचे हुए हैं जो स्थानीय लोग हैं और वो ऐसी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं जो नेपाल से बहकर आ रही हैं। यहां पर कुछ लोग उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि रात से क्या क्या देखा है आपने, क्या क्या चीज़ें बह रही हैं? रात से हमने देखा है वो सिलेंडर है, 4 व्हीलर है, ये सब दह रहा है, मच्छी है, लकड़ी है, सब टायर है, ये सब दह के इधर बह गया। काफ़ी संख्या में ये चीज़ें आ रही हैं। नेपाल में जो तबाही हुई है, वहाँ जो नुकसान हुआ है, वही सारी चीज़ें। जी 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 सर, वही आ रही है। ये आप लोग कैसे उन चीज़ों को अपने पास ले पा रहे हैं, चूंकि इसमें तो खतरा भी काफ़ी है। खतरा काफ़ी है, लेकिन नज़दीक में आएगा तो छानेंगे, उधर जाएगा तो नहीं छानेंगे। हाँ, नज़दीक में आएगा तो हम लोग पकड़ेंगे, नहीं तो वो चले जाएगा नीचे। अभी तक क्या क्या चीज़ें मिली? यहाँ बहुत बड़े पेड़ के टुकड़े जो नज़र आ रहे हैं, पेड़ की जो टहनियाँ हैं, वो सब भी है। अभी 1-2 सिलेंडर कोई छाना है, मछली छाना है बड़ा बड़ा, कम से कम 60 किलो 70 किलो कोई मछली छाना है। सब नीचे है घाट पे मछली, उधर छठिया घाट है, उसका नाम छठिया घाट बोलते हैं, वही है सब मछली। ये चूंकि अभी गेट खुला हुआ है बैराज का, इसलिए वो सारी चीज़ें आएंगी। यदि गेट बंद होगा तो फिर बैराज को भी नुकसान होगा। हाँ, बैराज को नुकसान होगा। अभी गेट नहीं बंद होना चाहिए। हाँ, गेट अभी खुला रहना चाहिए। जब तक पानी नहीं सब बह जाए तब तक गेट खुला रहना चाहिए। हाँ, तो अभी आप लोगों को देखकर क्या लग रहा है, चूंकि आप लोग तो यहीं रहते हैं, देखकर क्या लग रहा है कि अब आने वाला समय जो है वो कैसा होगा? क्या पानी और आगे बढ़ सकता है? अभी तो पानी माने नहीं बढ़ा, अभी उतने पर है। हाँ, उतने पर। रात में बढ़ा था, करीब 12 बजे तक हम लोग यहीं थे। हम लोग पानी बढ़ा था, बहुत ज़्यादा पानी था। घटते घटते थोड़ा सा कम हुआ है। हाँ, उसके बाद पानी नहीं बढ़ा है। ये पानी का रंग भी जो है बहुत इस बार अलग लग रहा है, मटमैला काफी। ये पहाड़ का पानी है, इसमें मिट्टी उट्टी सब आता है दह कर। हाँ, और चूंकि जो तबाही हुई है नेपाल में, उसमें तो जो गाद है, मलबा है, सिल्ट है, वो भी साथ साथ आ रहा है। जी जी, वो भी साथ साथ आ रहा है। दिक्कत क्या होगी? ये पहाड़ का पानी है, उसके साथ साथ आ रहा है, दिक्कत कोई नहीं होगी। दिक्कत क्या है? सिल्टी है, सब पूरा सिल्टी है। जब ज्यादा गाद जमा हो जाएगा तो फिर तो यहाँ पानी का जो बहाव है वो प्रभावित होगा। जी जी, होगा। तो ये जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने देखा है, और जाहिर है ये बता रहे हैं कि किस तरह से गाड़ियां गुजर रही थी, सिलेंडर गुजर रहे थे इस रास्ते, और जाहिर है वो सामान उन लोगों का होगा, जाहिर है जहां पर तबाही हुई है। और यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार पिछले कई घंटे से यहाँ पर बने हुए हैं। बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी अलर्ट मोड पर है। नेपाल में आया अचानक बाढ़ का पानी भोटे कोशी, त्रिशूली, नारायणी नदी से नीचे होते हुए गंडक से जुड़ता है। गंडक नदी यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर जिलों के पूर्वी छोर से होते हुए बिहार में एंट्री करती है। लखनऊ में योगी सरकार ने एक कंट्रोल रूम बनाया है, जहां 24 घंटे नेपाल से सटे जिलों के हालात की निगरानी की जा रही है। नेपाल में फंसे यूपी के लोगों के लिए योगी सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। किसी भी तरीके की मदद की जरूरत होने पर तत्काल 1070 नंबर पर संपर्क करने को कहा गया है। तो ये तस्वीरें आप कुशीनगर की देख रहे हैं। कुशीनगर में दरअसल बिहार से सटे कुछ गांव में प्रशासन की तरफ से लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अधिकारी ग्राउंड पर हैं और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारी मौजूदगी इस समय कुशीनगर में है, और कुशीनगर में नारायणी नदी या यूं कहा जाए गंडक नदी ने किस तरीके से नेपाल के 1 लाख क्यूसेक टन से ज़्यादा जो पानी आया है उसके बाद किस तरीके का रूप लिया है, आप फिलहाल यहाँ पर देखिए। काफ़ी सारी जो फसल है वो फसल बर्बाद हो रही है, गन्ने की जो फसल है वो बर्बाद हो रही है। और आप अगर मेरे बाएं तरफ देखेंगे तो गन्ने की पूरी फसल कटान में कट चुकी है, लोगों की फसल बर्बाद हो चुकी है। लेकिन जो प्रशासन ने इंतजाम किए हैं, जो जिला प्रशासन ने इंतजाम किए हैं, जो SDRF के साथ मिलकर के सिंचाई विभाग इंतजाम कर रहा है, उसका असर ये है कि कम से कम जहां पहले बहुत सारे रिहायशी मकान डूब जाया करते थे, कट जाया करते थे, बिखर जाया करते थे पानी में, पूरी तरीके से यहाँ पर आबादी उसके
अधीन आ जाती थी। अब कम से कम यहाँ की जो स्थिति है वो थोड़ी डिफरेंट हुई है, अलग हुई है, क्योंकि बाढ़ विभाग ने, सिंचाई विभाग ने और बाकी एजेंसीज ने मिलकर के जो कार्य किया है, उस कार्य से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि कुशीनगर का ये इलाका फिलहाल बाढ़ की चपेट में नहीं आएगा। इस तरीके का दावा है यहाँ के अधिकारियों का। पहले तो आप तस्वीर देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी नारायणी नदी का जो पानी है नेपाल से जो आ रहा है, लगभग 1.5 लाख क्यूसेक पानी जो वहाँ से छेड़ा गया है। उसके बाद यहाँ की जो स्थिति है वो स्थिति काफ़ी ज़्यादा प्रभावित दिख रही है। हालांकि गनीमत यही है कि जो इलाके रिहाइश के हैं वहाँ पर ज़्यादा समस्या नहीं हो रही है। क्या नाम है भैया आपका? क्या फसल डूब गई है? जोगिंदर सिंह, हमारा फसल सारा गाना कट गया, फसल डूब गया, कोई होने का एथी नहीं है। अब आपका रिहाइश कहाँ है, घर कहाँ है? नुनिया पट्टी। वहाँ पे क्या स्थिति है? पानी जा रहा है क्या घरों में? नहीं, अभी घरों में पानी जा नहीं रहा है। अभी मोटर लगा करके चीज़ों को रोका गया है। हाँ, रोका गया है। तो ये खेती पहले से ही बीच में आ गई थी क्या पानी के? हाँ, नहीं, ये आ रहा है, डूब रहा है, इसी पानी में डूब रहा है। पहले से पूरा कटान होकर के पूरा खेती चला गया। आप लोगों ने कोशिश नहीं किया? वो तो नदी के कौन रोकेगा, पूरा कटान हो रहा है, गाना सारा नदी में चला गया। सरकार से बातचीत, लोकल प्रशासन से बातचीत नहीं की आप लोगों ने? ना, अभी तक कोई बात नहीं है। सब प्रशासन से ऐसे लोग कहते हैं, मोबाइल पर देते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। घरों में पानी फिलहाल नहीं गया है? नहीं गया है। नेपाल में तबाही के बाद भारत में बिहार और यूपी के कुछ इलाके प्रभावित हुए हैं, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने किसी भी मुसीबत को लेकर तैयारी कर ली है। एनडीआरएफ के आईजी नरेंद्र बुंदेला ने बताया कि बिहार में 9 और कुशीनगर में उनकी 1 टीम तैनात है। इसके साथ ही गाजियाबाद में भी 4 टीम्स को स्टैंड बाय पर रखा गया है। सर, ये बताएं कि किस तरह की स्थिति है, क्योंकि हमने नेपाल में देखा कि बहुत बड़ी त्रासदी है। भारत के जो एरियाज है, खासतौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश, कौन से एरियाज है जो प्रभावित है इससे? तो उत्तर प्रदेश में कुशीनगर एरिया, जहाँ से गंडक रिवर का जिस जिले से फ्लो है उसको, और इनिशियल फ्लो इसका जो बिहार में वेस्ट चंपारण को अफेक्ट करता है, मुजफ्फरपुर में जहाँ 2 टीम ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ने डिप्लॉय कर दिया है, पब्लिक को भी सेंसिटाइज कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटर कर रही है। CWC इसको डेटा जो फ्लो है उसको मॉनिटर कर रहा है, शेयर कर रहा है सभी एजेंसीज से, नेशनल एजेंसीज के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो उसके हिसाब से हम इस सिचुएशन को अभी तो मॉनिटर कर रहे हैं। जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो कितनी तैनात है इन इलाकों में और किस किस जगह तैनाती की गई है? तो एनडीआरएफ की टीम मानसून में कई जगह डिप्लॉय होती है। तो बिहार में आज के दिन 9 जगह डिप्लॉयड है। 4 टीम हमने रिजर्व रखा हुआ है पटना में, और यूपी में कुशीनगर में 1 टीम डिप्लॉय की हुई है। काम नहीं हो रहा है, सिर्फ निगाह रखी जा रही है, क्योंकि बाढ़ की स्थिति बाढ़ की स्थिति आने पे जब कम्युनिटी को इवैक्यूएशन की जरूरत पड़ेगी तब उसमें स्टेट गवर्नमेंट एक्टिवेट होती है, तब डेफिनेटली एनडीआरएफ उनके साथ मिलकर काम करेगी। नेपाल में भी इस तरह की कोई योजना है कि आप लोग मदद के लिए जाएंगे, कुछ इस तरह की मदद वहाँ से मांगी गई या कंट्रोल में है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर डिसाइड करेगी। नेपाल गवर्नमेंट से टच में जरूरत के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन लेगी। तो अभी तैयार है, लेकिन एनडीआरएफ यहाँ कितनी इस तरह की आप लोगों ने कोशिश की है कि भाई इतनी टीमें तैयारी में रखी गई? तो हमने 4 टीम गाजियाबाद में स्टैंड बाय रखा हुआ है। नॉर्मली कभी कोई नेबरिंग कंट्री में भी डिजास्टर होता है, अगर लगता है कोई संभावना, तो हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि हम रिजर्व रखते हैं, तो स्टैंड बाय रखा हुआ है।